अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आपके सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। दोस्तों, ये पावरफुल थॉट्स थे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर की समरी एंड लाइफ लेसन्स। चलो शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ये 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनके पिता जैनुलाब्दीन नाव को बेचने और रेंट पर देने का काम करते थे और माँ आशियाम्मा एक हाउसवाइफ थी। बचपन से अब्दुल कलाम अलग अलग धर्म के लोगों के बीच रहे और सबसे कुछ न कुछ सीखा। इनके जीजाजी जलालुद्दीन इन्हें पढ़ाई और नई नई चीजों को सीखने में हेल्प करते थे। वो इनके लिए एक फ्रेंड और मेंटोर थे। कम एज से ही फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इन्होंने अखबार बांटना स्टार्ट कर दिया था। इनके पेरेंट्स भी इनकी पढ़ाई को हमेशा सपोर्ट करते। इसलिए जब इनकी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट हुई तो इनके पेरेंट्स ने पास के शहर रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हाई स्कूल भेज दिया। वहाँ एक क्रिश्चियन टीचर सोलोमन ने इनको लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में बताया। फर्स्ट, डिजायर यानी कि मजबूत इच्छा होना। सेकंड, फेथ यानी खुद पर विश्वास होना। और थर्ड, होप यानी कभी उम्मीद न छोड़ना। सोलोमन के थॉट्स और गाइडेंस से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास हुआ। 1950 में ये तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज गए और वहाँ 4 साल तक रहकर फिजिक्स से बीएससी की डिग्री कंप्लीट की। उन 4 सालों में अब्दुल कलाम ने एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर भी पढ़ा, लेकिन फिर इनको फील हुआ कि इनका मेन इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में जाना है। बट इनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तब इनकी बहन जोहरा ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी क्योंकि इनकी बहन को इन पर पूरा विश्वास था। इस तरह इनका एडमिशन MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। MIT की सेकंड ईयर में इन्होंने अपना सब्जेक्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुना, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लेन्स और फाइटर जेट्स की फंक्शनिंग और डिजाइनिंग सिखाई जाती थी। अपने हार्ड वर्क से अब्दुल कलाम ने स्कॉलरशिप अचीव की और सबसे पहले उस ज्वेलरी को छुड़ाया जो इनकी बहन ने एडमिशन के लिए गिरवी रखी थी। एक बार इनके प्रोफेसर ने इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट का मॉडल डिजाइन करने को कहा। पहले अटेम्प्ट में जो डिजाइन रेडी हुआ वो काफी खराब था और प्रोफेसर ने डिजाइन कंप्लीट करने के लिए इन्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन में डिजाइन रेडी करना इनके लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो इनकी स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो जाती। लेकिन प्रेशर के बावजूद अगले 3 दिनों तक अब्दुल कलाम नॉन स्टॉप अपने मॉडल पर काम करते रहे। इन्हें खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता और एट लास्ट इन्होंने एक बेहतरीन डिजाइन तैयार कर दिखाया। इनके प्रोफेसर ने भी डिजाइन देखकर इनकी बहुत तारीफ की। MIT से एजुकेशन लेने के बाद इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 6 मंथ्स के लिए एज अ ट्रेनिंग काम किया। फिर इन्होंने एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली एयरफोर्स में इनका सिलेक्शन एक स्थान से रह गया, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के टेक्निकल डेवलपमेंट सेक्टर में इन्हें सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर चुन लिया गया। यहाँ इनका पहला प्रोजेक्ट होवरक्राफ्ट बनाने का था। होवरक्राफ्ट बेसिकली एक तरह की नाव होती है जो इंजन से चलती है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट नंदी का नाम दिया गया और इसे फिनिश करने के लिए इन्हें 18 महीने का टाइम दिया गया। लेकिन अब्दुल कलाम ने सिर्फ 15 महीनों में ही प्रोजेक्ट फिनिश करके टेस्टिंग के लिए रेडी कर दिया। प्रोजेक्ट नंदी की टेस्टिंग भी सक्सेसफुल रही। टेस्टिंग के दौरान ही इनका इंट्रोडक्शन इनकॉस्पर कमेटी के मेंबर MJK मेनन से हुआ। बेसिकली इनकॉस्पर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम का नाम था। MJK मेनन से मिलने के कुछ दिन बाद इनकॉस्पर चीफ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सडनली इन्हें एक इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। अचानक से आए इस इनविटेशन से अब्दुल कलाम भी बहुत सरप्राइज हुए, पर उन्होंने इंटरव्यू अटेम्प्ट किया और क्लियर करके ईयर 1962 में इनकॉस्पर के मेंबर बने। कलाम सर डॉक्टर विक्रम साराभाई की पर्सनालिटी और डेडिकेशन से बहुत प्रभावित हुए। दूसरी तरफ विक्रम साराभाई भी अब्दुल कलाम की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स एब्जॉर्ब कर रहे थे। वो ये समझ गए थे कि इसरो के डिफरेंट मिशंस अचीव करने में अब्दुल कलाम क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। नवंबर 1963 में इनकॉस्पर कमेटी ने केरला के थुम्बा में देश के पहले रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। इसे टेरल्स नाम दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसकी टेस्टिंग नाइक अपाचे रॉकेट से की गई और सक्सेसफुल रही। इस अचीवमेंट के बाद डॉक्टर साराभाई अब्दुल कलाम से पर्सनली मिले और कहा कि उनका सपना है वो स्वदेशी सैटेलाइट को देश में ही डेवलप्ड SLV लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करें। इस मिशन की तैयारी के लिए कलाम सर और कुछ साइंटिस्ट्स को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भेजा गया। ईयर 1969 में 15 अगस्त को इसरो की स्थापना हुई। बेसिकली ये इनकॉस्पर का ही न्यू वर्जन था। नासा से लौटकर कलाम सर ने SLV रोहिणी सैटेलाइट डेवलप करना शुरू किया।
SLV की टेस्टिंग के कुछ दिन पहले विक्रम साराभाई की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कलाम सर इस खबर से बहुत दुखी हुए। बाद में SLV और रोहिणी सैटेलाइट की लॉन्चिंग पहले 2 ट्रायल्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इसके लिए इंडियन साइंटिस्ट्स का मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन 28 जुलाई 1980 को SLV की टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई और रोहिणी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया गया। ये पूरे देश के लिए ह्यूज अचीवमेंट थी, क्योंकि ये सक्सेस हमने किसी अदर कंट्री की डायरेक्ट हेल्प के बिना अचीव की थी। उस टाइम देश की जरूरत मिसाइल को भी डेवलप करना था, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान आपस में कोऑपरेट करके मिसाइल्स डेवलप कर रहे थे और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट था। इसलिए कलाम सर को 1982 में DRDO का डायरेक्टर बनाया गया। उनकी लीडरशिप में हमने अगले 8 सालों में 5 मिसाइल्स को डेवलप किया, जिनके नाम पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये मिसाइल्स स्वदेशी थी। इन मिसाइल्स ने इंडिया को ऐसी चुनिंदा कंट्रीज की लिस्ट में शामिल करा दिया जिनके पास डिफेंस सेक्टर में हाई टेक्नोलॉजी थी। कलाम सर को उनकी इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। 1997 में कलाम सर को उनके बेमिसाल योगदान के लिए देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वैसे ही हमारे देश को न्यूक्लियर रिच कंट्री बनाने पर डिस्कशंस शुरू हो गए। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन 1998 में अमेरिका सैटेलाइट्स को चकमा देकर इंडिया ने 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। इन टेस्ट्स के दौरान कलाम सर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर थे और सारे टेस्ट्स इन्हीं के गाइडेंस में हुए। इसके बाद कलाम सर ने DRDO भी छोड़ दिया और डिसाइड किया कि वो एक प्रोफेसर के तौर पर तमिलनाडु की अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। इनके इस स्टेप के पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि वो यंग जनरेशन को इंस्पायर और उनमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहते थे। साल 2002 में उन्हें देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और वो 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद भी कलाम सर लंबे टाइम तक यूथ और पूरे देश को इंस्पायर करते रहे। उन्होंने कई बुक्स भी लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स और माई जर्नी पॉपुलर है। 27 जुलाई 2015 को जब कलाम सर शिलोंग में एक कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। कलाम सर भले ही आज हमारे बीच फिजिकली मौजूद ना हो, लेकिन उनके थॉट्स और विजन्स आज भी हमारे साथ हैं। दोस्तों, कलाम सर की लाइफ से हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, हैव अ बर्निंग डिजायर। अब्दुल कलाम ने अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव किया उसके पीछे उनकी बर्निंग डिजायर थी, चाहे वो DRDO या ISRO में सर्विस करना हो या न्यूक्लियर टेस्ट्स को अंजाम देना। वो कभी भी अपने गोल और अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे और इवेंचुअली अपने डिजायर को फुलफिल भी किया। उनकी तरह अगर आप भी अपने गोल को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हो तो डेफिनेटली उसे अचीव भी कर सकते हो। नंबर 2, विजुअलाइजेशन इज अ बिग पावर। क्या आप जानते हैं वो कौन सी पावर है जो आपकी डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदल सकती है? वो पावर है आपकी विजुअलाइजेशन। कलाम सर बचपन से ही खुद को प्लेन उड़ाते हुए विजुअलाइज करते थे। ऐसे कई मोमेंट्स आते थे जब वो अपनी विजुअलाइजेशन में ही खो जाते थे। इस विजुअलाइजेशन ने कुछ टाइम बाद उनके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ पकड़ ली और एज अ रिजल्ट कलाम सर ने अपनी लाइफ को प्लेन्स और जेट्स को उड़ाने और डेवलप करने में लगाया। इस तरह अगर आप खुद को अपने गोल्स को अचीव करते हुए विजुअलाइज करते हो तो डेफिनेटली उस गोल के लिए आपकी डिजायर भी स्ट्रांग होती जाएगी। नंबर 3, नेवर स्टॉप, कीप ग्रोइंग। कलाम सर की लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स आए जब वो चाहते तो रुक सकते थे, बट उन्होंने हमेशा खुद को ग्रो करने पर फोकस किया। एक गोल को अचीव करने के बाद वो आराम से बैठे नहीं, बल्कि अगली अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया। इसी तरह अगर आप भी लगातार न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हो और न्यू स्किल्स को डेवलप करते हो तो आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 4, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। जब आप लगातार डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करते हो तो कभी कभी फेल होना नॉर्मल होता है, लेकिन मुद्दा ये है क्या आप अपने फेलियर्स से सीख कर आगे बढ़ रहे हो या नहीं। कलाम सर का एग्जाम्पल लें तो वो अपने प्रोजेक्ट्स में कई बार फेल होते थे, लेकिन उनका पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये था कि वो अपने फेलियर्स से लर्निंग्स लेते थे और उन लर्निंग्स को नेक्स्ट ट्रायल में इम्प्लीमेंट करते थे। इससे उनके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती थी। इसलिए अगर आप भी लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने फेलियर्स से जरूर सीखो। नंबर 5, बी सिंपल, बी नेचुरल। कलाम सर की सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है वो है उनकी सिंपलिसिटी। उन्होंने अपनी लाइफ के किसी भी मोमेंट में अपनी सिंपलिसिटी से समझौता नहीं किया, भले ही वो DRDO का डायरेक्टर हो या एक प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अपनी सिंपलिसिटी की वजह से कलाम सर उन चीजों को टाइम दे पाए जो उनके लिए रियल में मैटर करती थी। इजी लैंग्वेज में सिंपलिसिटी वो क्वालिटी है जो आपको आपके ट्रू नेचर से इंट्रोड्यूस कराती है। जब आप खुद को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप एक सिंपल बट इम्पैक्टफुल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हो। तो गाइज, ये थी
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर की समरी एंड लाइफ लेसन्स। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और इसी तरह की बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।